Hello students, how are you all? Hope so all of you are fine and happy. Welcome to my YouTube channel, Biology in Seconds. Today we will discuss the role of surfactant on respiratory surfaces. Let's start. Now dear students, the role of surfactant in the gaseous exchange. So it is very much conceptual and very much easy if you understand the concept. तो dear students हम बात कर चुके हैं कि this is the air sac and it has many alveoli. This is air sac covered with the blood vessels called the capillaries over here. So these are the capillaries. इसमें से हम एक alveolus को बाहर निकालेंगे इस air sac में से in order to understand. So this is a single alveolus और इसमें these are alveolar type 1 cells और इसमें जो ब्लू कलर के नजर आ रहे हैं these are the alveolar type 2 cells. जो टाइप 1 सेल्स हैं वो बेसिकली लाइनिंग बना रहे हैं इसकी एल्वेलाई की या एल्वेओलस की, और जो टाइप 2 सेल्स हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्रीटिंग, सो दे सेक्रीट द सर्फेक्टेंट. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एल्वेलाई की जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है वहाँ पर एक फ्लूइड मौजूद होता है. चूँकि आपने रेस्पिरेटरी सर्फेसिस की जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी दे शुड बी केप्ट मॉइस्ट. तो यहाँ पर इनके ऊपर एक लाइनिंग है फ्लूइड की. सो ओवर हियर, सो दिस इज द फ्लूइड और इसके अंदर क्या मौजूद है? एयर मौजूद है. सो दिस इज द एयर. मैं सिर्फ छोटा सा पोर्शन दिखा रहा हूँ. ये एयर और उसके नीचे फ्लूइड और उसके नीचे एल्वेओलर एपिथेलियम. डियर स्टूडेंट्स, जहाँ पर भी एयर और फ्लूइड का इंटरफेस बनता है, सो वेयर एवर देयर इज, यहाँ पे देखिए दिस इज द एयर, ये एयर है और उसके नीचे मौजूद है फ्लूइड. This is the fluid. So this becomes air fluid interface. जब भी कभी ऐसा होगा कि एयर और जो लिक्विड हैं, यानी जो कोई भी फ्लूइड है वो आपस में आमने सामने आते हैं, उसके नीचे ये देखिएगा these are the alveolar cells. ठीक है, तो वहाँ पर एक काम ये होता है कि यहाँ पे इसकी सरफेस के ऊपर मौजूद जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, सो दीज आर द वाटर मॉलिक्यूल्स जो मैंने यहाँ पर ग्रीन कलर में दिखाए हैं. दीज आर द वाटर मॉलिक्यूल्स. जहाँ पर भी ये इंटरफेस बनेगा एयर और फ्लूइड का, तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, ये आपस में चिपकना शुरू हो जाते हैं. दे स्टार्ट अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स ईच अदर. तो जब ये अट्रैक्ट होंगे एक दूसरे की तरफ, when they become attract, they tend to attract, क्योंकि जो सरफेस इस फ्लूइड की, इस लिक्विड के जो सरफेस के ऊपर वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, they will get attached. इससे क्या होगा? It will produce
अटेंशन। ये कहाँ पर मौजूद है? ये फ्लूइड नीचे थोड़ा सा बड़ा करके दिखा दिया। सो दिस आर द वाटर मॉलिक्यूल्स, और ये नीचे फ्लूइड और ऊपर एयर इंटरफेस। तो जब भी ये इंटरफेस बनता है हमेशा ऐसा होता है कि जो फ्लूइड की जो ऊपर वाली सरफेस है, फ्लूइड के अंदर मौजूद जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। द फ्लूइड, द वाटर मॉलिक्यूल्स, दे अट्रैक्ट ईच अदर एंड क्रिएट टेंशन। चूंकि ये सरफेस ऑफ द लिक्विड, ये सरफेस ऑफ द फ्लूइड उसके ऊपर मौजूद है, इसलिए हम इसको कहते हैं ऑल्सो कॉल्ड सरफेस टेंशन। इसी को कहते हैं सरफेस टेंशन, क्योंकि फ्लूइड की या उस लिक्विड की ऊपर वाले सरफेस के ऊपर ये वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में अट्रैक्ट होकर टेंशन क्रिएट कर रहे हैं। अब ऐसी सूरत में डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जो फिजिक्स में आपने पढ़ा लैप्लासिस लॉ। So according to Laplace's, more pressure, अगर प्रेशर ज़्यादा होगा, it will lead to the tendency of alveoli to collapse। जो alveoli हैं वो collapse हो जाएंगे। जब भी एक्सपायरेशन होगी, मतलब कि ड्यूरिंग इंस्पायरेशन में एयर आ गई, एक्सपायरेशन जब होगी तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स और करीब आ जाएंगे और सरफेस टेंशन मज़ीद बढ़ जाएगी। सरफेस टेंशन जब मज़ीद बढ़ गई तो ये एल्वेओलाई ये वापस अपनी जगह पे नॉर्मल नहीं जा सकेंगे। क्लियर? सो अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ लैप्लासिस, सो हियर इट इज, प्रेशर इज इक्वल टू 2T बाय R। क्लियर? सो यहाँ पर ये टेंशन है, ठीक है। So the pressure is directly proportional to the tension, and it is directly proportional to the tension and inversely proportional to the radius। अब आपको पता है dear students कि ये हमारे पास alveolus, एक ये alveolus है और एक हमारे पास ये एक alveolus है, ये बड़ा alveolus है। तो यहाँ पर अगर इस इक्वेशन को हम पुट करें, P is equal to 2T over R, and over here P is equal to 2T over R। तो ये according to this equation, जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतना ही ज़्यादा टेंडेंसी होगी इस एल्वेओलस के कोलैप्स करने की। अब यहाँ पर रेडियस की हम बात करें, साइज़ की बात करें, तो आपको पता है कि हमारे लंग्स के अंदर जो एल्वेओलाई होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, और इनके साइज़ को छोटा करने की रीज़न क्या है? इन ऑर्डर टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर गैशियस एक्सचेंज, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो गैशियस एक्सचेंज हो सके। तो इसलिए इनका साइज़ का छोटा होना तो ज़रूरी है। तो मतलब ये दो चीज़ें तो हो गई फिक्स, मतलब प्रेशर जो है, रेडियस तो इसका यानी डायमीटर तो वो छोटा ही रहेगा क्योंकि छोटे छोटे एल्वेओलाई है, और जो प्रेशर है वो तो अंदर जब एयर आएगी और ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जब कॉन्ट्रैक्शन होगी, जब एक्सपायरेशन होगी तो प्रेशर इंक्रीज होगा। तो हम किसको, अब एक ही फैक्टर बच जाता है, दैट इज़ द टेंशन, इसको रिड्यूस कर सकते हैं, यही हमारे पास ऑप्शन है। क्लियर? सो प्रेशर, इस बड़े सरफेस एरिया में प्रेशर जो है वो कम होगा, रेडियस यहाँ पर ज़्यादा है, तो आसानी से एयर जो है वो रिमूव हो सकती है अकॉर्डिंग टू लैप्लासिस। लेकिन यहाँ पर चूंकि साइज छोटा है तो प्रेशर बढ़ गया हुआ है, और यहाँ का जो रेडियस है यानी जो साइज है वो कम हो चुका है, तो यहाँ से इसका निकलना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। अल्टीमेटली जब ये यहाँ से एक्सपायरेशन हुई, ये इस तरह से हुआगा, मतलब कि जब ये इसमें एक्सपायरेशन में ये करेंगे, डिफ्लेट होंगे, तो इनके वापस इस पोजीशन पे लेकर के जाना, इस पोजीशन पे थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो सरफेस टेंशन इस लिक्विड ने प्रोड्यूस की है, दैट इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ दिस एल्वेओलर लाइनिंग, तो ये बढ़ जाएगी, सरफेस टेंशन बढ़ जाएगी। तो इसी सरफेस टेंशन को रिड्यूस करना ये हमारा मकसद है। अल्लाह ताला ने इस सरफेस टेंशन को रिड्यूस करने के लिए इस लाइनिंग के दौरान, एक तो ये टाइप 1, ये तो सिंपल उसकी लेयर बना रहे हैं, और उसके दौरान में कई वक्तन मुख्तलिफ डिस्टेंसेस के ऊपर
टाइप 2 सेल्स रखे हैं और ये टाइप 2 सेल्स दे सेक्रेट द सर्फेक्टेंट। सर्फेक्टेंट किसी भी ऐसे लिक्विड को कहते हैं एन एजेंट दैट रिड्यूसेस द सरफेस टेंशन, जो सरफेस टेंशन को कम करेंगे। और वो सरफेस टेंशन कैसे प्रोड्यूस हुई? इस एयर और लिक्विड की इंटरफेस होने की वजह से कि वाटर मॉलिक्यूल सरफेस ऑफ द लिक्विड के ऊपर आकर इकट्ठे हो गए और एक स्फीयर सा बना दिया। सो इट विल क्रिएट अ टेंशन, और जब एक्सपायरेशन होगी तो मजीद टेंशन बढ़ जाएगी। तो उसी टेंशन को रिड्यूस करना है। उसको रिड्यूस करने के लिए एल्वेओलर टाइप 2 सेल्स दे सेक्रेट द सर्फेक्टेंट। अब वो सर्फेक्टेंट है क्या? द सर्फेक्टेंट इज डाइपalmitoyl phosphatidyl कोलिन, जिसको हम शॉर्ट टर्म में कहते हैं द लेसिथिन। याद आ गया आपको? चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था आपने लेसिथिन फॉस्फोलिपिड्स के अंदर। सो एक तो मेजर चीज़ इसके अंदर ये है डीपीसी, इसको डीपीसी भी बोलते हैं, डाइपalmitoyl phosphatidyl कोलिन। और इसके अलावा उसके में मौजूद हैं फॉस्फेटिडाइल glycerol, plus it has also some proteins and ions, so that is the composition of the surfactant। ये सारा मिलके क्या कहलाता है? सर्फएक्टेंट। तो लेकिन इस सर्फएक्टेंट में मेजर चीज क्या है? दैट इज डाइपalmitoyl phosphatidyl कोलिन। अब स्टूडेंट्स, ये डाइपalmitoyl phosphatidyl यानी कि ये फॉस्फोलिपिड है। एज यू नो लेसिथिन दैट इज अ फॉस्फोलिपिड। तो ये इसकी सरफेस टेंशन को रिड्यूस करेगा। और वो किस तरह से? आपको पता है फॉस्फोलिपिड है तो मतलब ये फ्लूइड, नीचे एल्वेओलर मेम्ब्रेन, और यहाँ पर सरफेस टेंशन क्रिएट हो चुकी है। और अब क्या होगा कि जो सर्फेक्टेंट है ये कुछ इस तरह से मौजूद है इस जगह के ऊपर। क्योंकि फॉस्फोलिपिड्स हैं तो फॉस्फोलिपिड के 2 पार्ट होते हैं, आपने पढ़ा हुआ है। सो दिस इज द फॉस्फेट हेड और ये है टेल। दिस इज हेड एंड टेल। जो हेड होता है दैट इज हाइड्रोफिलिक, मीन्स इट इज वाटर लविंग, और जो टेल होती है दैट इज हाइड्रोफोबिक। तो इनकी प्लेसमेंट किस तरह से? ये देखिएगा इस तरह से, हाइड्रोफिलिक टुवर्ड्स द वो फ्लूइड मेम्ब्रेन, जो फ्लूइड की जो लेयर बनी है उसके ऊपर, और जो टेल है वो बाहर एयर इंटरफेस के ऊपर मौजूद है। तो इस तरह से बाहर इंटरफेस जो है, ये जो हाइड्रोफोबिक जो टेल्स हैं ये बाहर की तरफ रहेंगी, हाइड्रोफिलिक जो हेड्स हैं वो अंदर की तरफ रहेंगे। तो इनके सरफेस के ऊपर जो वाटर मॉलिक्यूल्स इकट्ठे हो रहे हैं इनकी टेंशन को कम करते रहेंगे। सो दिस इज हाउ द सर्फेक्टेंट रिड्यूसेस द सरफेस टेंशन। अब डियर स्टूडेंट्स, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो सा फॉस्फेटिडाइल कोलिन है ये आम तौर पर इसके जो रिलीज है इट इज रिलीज्ड ड्यूरिंग 24th वीक। ये 24वें हफ्ते से शुरू हो जाता है प्रेगनेंसी में, गेस्टेशन। और इसकी जो रेशियो है इसके साथ इट बिकम्स एक्टिव। ये एक्टिव कब हो जाता है? बाय 35th वीक ऑफ गेस्टेशन, मतलब कि प्रेगनेंसी के 35वें हफ्ते ये एक्टिव होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे बच्चे जिनको हम प्री मैच्योर कहते हैं, इन प्री मैच्योर, मैच्योर का मतलब है जो पूरे 9 महीने का, और प्री मैच्योर मतलब 9 महीने से पहले। सो इन प्री मैच्योर इन्फेंट्स which are delivered less than 7 months, जो 7 महीने से
पहले ही उनकी डिलीवरी हो जाए, उनकी बर्थ हो जाए, तो ऐसे बच्चों को हम प्री मैच्योर बच्चे कहते हैं। तो उनके अंदर जो 7 महीने का मतलब है 7 4 28, 28 जो है वो अभी हफ्ते हुए, तो 28 हफ्तों में तो उसकी जो मैच्योरेशन या एक्टिवेशन नहीं होती है इस सर्फेक्टेंट की, क्योंकि वो होती है बाय द एंड ऑफ द और ड्यूरिंग द 35th वीक। तो ऐसे बच्चे क्या होते हैं, सो ड्यू टू लैक ऑफ surfactant, which is a mixture of lipoproteins, और आप देख चुके हैं इसका ये मिक्सचर क्या है, मिक्सचर में क्या क्या शामिल है, प्रोटीन्स हैं, फॉस्फोलिपिड्स हैं, ठीक है, फॉस्फेटिडाइलग्लिसरॉल है और कुछ आयंस हैं। सो इट्स अ मिक्सचर ऑफ lipoproteins. It leads to difficult breathing in newborn, जो बच्चा भी पैदा हुआ उसमें सांस लेने में दिक्कत होगी। That is called respiratory neonatal respiratory distress syndrome, और सिंपली वी से RDS, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। चूंकि नवमौलूद बच्चों में होता है, नियोनेट्स के अंदर होता है, तो इसलिए इसको हम नियोनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम कहते हैं। तो बच्चे 7 महीने से पहले डिलीवर हो गए, तो इसकी एक्टिवेशन कब होनी थी सर्फेक्टेंट की, वो 35वें हफ्ते में जाकर होनी थी। सो 35वां हफ्ता मतलब इट शुड बी नियर अबाउट द 8th और 9th मंथ, तो ये 7 महीने से पहले ही डिलीवर हो गया है। तो इसमें अब तक वो इतने इनफ लेवल जो है वो सर्फेक्टेंट का नहीं क्रिएट हुआ कि बच्चा जब पैदा होगा 7 महीने से पहले तो सांस लेगा, एक्सपायर करेगा तो उसके लंग्स कोलैप्स कर जाएंगे, तो इसको फिर सांस लेने में दिक्कत होगी। इट लीड्स टू डिफिकल्ट ब्रीथिंग, दैट इज नोन एज रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस मीन्स डिफिकल्टी इन सिंड्रोम। सिंड्रोम हम इसलिए इसको कह रहे हैं क्योंकि हमारे हर टिश्यू को, हमारे हर पार्ट को, हमारे हर सेल को ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन चूँकि वो बच्चा सही तरह से सांस नहीं ले पा रहा, ऑक्सीजन जो है वो पूरी बॉडी के टिश्यूज़ को सही तरह से नहीं पहुंच पा रही, इस वजह से पूरी बॉडी जो है इस बच्चे की वो इफेक्ट होगी, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम।